भारतीय सेना की सबसे विशिष्ट इकाई विशेष बल कमान का मुख्यालय हर सुबह एक कसे हुए तनाव के साथ शुरू होता था। लेकिन उस तनाव के बीच ऑफिसर्स मेस, अधिकारी भोजनालय ही एक ऐसी जगह थी जहां कुछ पल के लिए गर्माहट महसूस होती थी। और उस गर्माहट के केंद्र में थी अनन्या चौहान, जो एक नागरिक कर्मचारी के रूप में भोजनालय में काम करती थी। 38 साल की वह बिना मेकअप वाले चेहरे, करीने से बंधे बालों और साफ सुथरी कुकिंग यूनिफॉर्म में चुपचाप अपना काम करती थी। उसके हाथों का स्पर्श जहां भी पड़ता, भोजनालय जादुई रूप से व्यवस्थित हो जाता था। मेजों पर धूल का एक कण भी नहीं होता था और बर्तन हमेशा चमकते रहते थे। उसके द्वारा बनाई गई स्वादिष्ट दाल तड़के की महक कठिन प्रशिक्षण से थके हुए युवा सैनिकों को अपनी मां के घर के खाने की याद दिलाकर एक छोटा सा सुकून देती थी। सुनीता जी, क्या थोड़ी और चटनी मिल सकती है? खाना खाते हुए एक युवा हवलदार ने धीरे से उसे पुकारा। जी, हवलदार शर्मा, अभी लाती हूं। अनन्या ने हमेशा की तरह गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए एक छोटी प्लेट में स्वादिष्ट आम का अचार लाकर दिया। वह सभी सैनिकों के रैंक और नाम याद रखती थी और उनके खाने की पसंद नापसंद को भी जानती थी। यह जानते हुए कि हवलदार शर्मा को ज्यादा मसालेदार अचार पसंद नहीं है, उसने जानबूझकर उनके लिए कम तीखा और मीठा अचार रखा था। ऐसे ध्यान रखने वाले स्वभाव के कारण युवा सैनिक उसे अपनी बड़ी बहन या मां की तरह मानते और पसंद करते थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपकी वजह से खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है। हवलदार शर्मा की बुलंद आवाज पर अनन्या बस मुस्कुरा दी। लेकिन ऑफिसर्स मेस का माहौल हमेशा इतना गर्मजोश नहीं रहता था। रैंक की एक अदृश्य दीवार भोजनालय के अंदर भी मौजूद थी। हाल ही में कमीशन हुए लेफ्टिनेंट और कैप्टन कोने की मेजों पर चुपचाप खाना खाते थे, और जब कोई कर्नल या ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी आता तो वे अनजाने में ही सहम जाते थे। और जिस दिन कोई जनरल आ जाता, उस दिन तो पूरे भोजनालय की हवा जम सी जाती थी। अनन्या यह सब चुपचाप देखती थी। वह मेज साफ करते हुए बगल की टेबल पर बैठे कर्नलों की बातचीत पर कान लगाए रखती थी। इस बार के संयुक्त अभ्यास पर अमेरिकी सेना की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी थी। जनरल साहब विशेष रूप से तारीफ कर रहे थे। अरे कर्नल वर्मा, सुना है इस बार के प्रमोशन बोर्ड में आपका नाम सबसे ऊपर है। वह उनकी बातें सुनते हुए यह समझ रही थी कि पूरी सेना कैसे काम करती है, उस विशाल मशीनरी के पहिए कैसे घूमते हैं। उसकी निगाहें एक साधारण भोजनालय कर्मचारी की नहीं थीं, वे एक कमांडर की निगाहें थीं जो युद्ध के नक्शे को पढ़ रहा हो, या एक खुफिया एजेंट की जो दुश्मन की हरकतों पर नजर रख रहा हो। दोपहर के भोजन का समय समाप्त होने और भोजनालय के शांत हो जाने के बाद अनन्या अकेले फर्श साफ कर रही थी। तभी भोजनालय का दरवाजा खुला और एक वरिष्ठ सैनिक अंदर आया। वह इस इकाई का सूबेदार मेजर था। अरे सुनीता मैडम, आप अभी तक काम कर रही हैं। सूबेदार मेजर साहब, आइए, आपने भोजन किया? अनन्या ने विनम्रता से अभिवादन किया। सूबेदार मेजर ने उसके द्वारा दी गई गर्म मसाला चाय का एक घूंट पिया और चिंतित आंखों से कहा, मैडम, मुझे आज भी समझ नहीं आता कि आपके जैसी काबिल इंसान यहां ये छोटा मोटा काम क्यों कर रही है। आपको तो तुरंत सेना में वापस। सूबेदार मेजर साहब, अनन्या ने नरम लेकिन दृढ़ आवाज में उसकी बात काट दी। मैं अभी वहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए, और यह काम बिल्कुल भी छोटा नहीं है। यह हमारे जवानों का पेट भरने वाला सबसे महत्वपूर्ण और संतोषजनक काम है। उसकी बात सुनकर सूबेदार मेजर और कुछ नहीं कह ले सका, बस एक फीकी मुस्कान दे दी। वह जानता था कि वह कौन थी और वह यहां क्यों थी, लेकिन यह सेना का एक गोपनीय मामला था, इसलिए वह किसी को नहीं बता सकता था। कोई नहीं जानता था कि इस भोजनालय में चुपचाप पोछा लगा रही यह साधारण महिला वास्तव में भारतीय सैन्य अकादमी ईमा की स्वॉर्ड ऑफ ऑनर विजेता, सबसे कम उम्र की महिला लड़ाकू, इकाई की कमांडर का रिकॉर्ड तोड़ने वाली और विदेशी शांति मिशनों में महान वीरता पदक हासिल करने वाली भारतीय सेना की एक जीती जागती किंवदंती कर्नल अनन्या चौहान थी। उस दोपहर विशेष बल कमान मुख्यालय की 5वीं मंजिल पर स्थित स्काई लाउंज अपने सामान्य गंभीर माहौल के विपरीत सुगंधित चाय की महक और महिलाओं की खिलखिलाती हंसी से भरा था। कांच की बड़ी खिड़कियों के पार अच्छी तरह से बनाए रखा गया बेस का नजारा और दूर दिल्ली का क्षितिज एक नजर में दिखाई दे रहा था।
यह स्थान सेना के सर्वोच्च मेहमानों के स्वागत के लिए एक विशेष स्थान था, लेकिन आज यह जनरलों की पत्नियों यानी मैडम्स की मासिक किटी पार्टी के लिए खोला गया था। अनन्या सफेद शर्ट और काले वेस्टकोट की साफ सुथरी पोशाक में इस विशेष सभा के लिए व्यस्तता से घूम रही थी। उसे मेस मैनेजर के विशेष निर्देश पर आज इस पार्टी की सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया था। उसके हाथों के नीचे चाय की मेज एक कलाकृति की तरह पूरी तरह से तैयार थी। दार्जिलिंग की बेहतरीन चाय जो कथित तौर पर बकिंघम पैलेस को भी सप्लाई की जाती थी, फ्रांस से सीधे मंगवाए गए मैक्रून और छोटे केक, और मेज के बीच में एक सुरुचिपूर्ण फूलदान में ताजे लिली के फूलों का गुलदस्ता था जिसे उसने सुबह ही फूल बाजार से खुद चुना था। दोपहर 2 बजे शानदार सेडान कारें एक एक करके लाउंज के सामने रुकने लगीं और भव्य पोशाकों में सजी धजी मैडम्स एक एक करके दिखाई देने लगीं। सबसे पहले प्रवेश करने वाली महिला लॉजिस्टिक्स कमांड के कमांडर की पत्नी श्रीमती वर्मा थीं। उन्होंने एक गरिमापूर्ण सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी और अनन्या को देखकर हल्के से सिर हिलाया। आज भी बहुत मेहनत कर रही हो। नहीं मैम, आप आराम से आनंद लीजिए। अनन्या ने विनम्रता से कमर झुकाई। उनके पीछे आई ट्रेनिंग कमांड के कमांडर की पत्नी श्रीमती जोशी, जिन्होंने अनन्या से नाश्ते के बारे में विस्तार से पूछताछ की। ये मैक्रून कहाँ के हैं? उम्मीद है किसी भी गहरी जगह से नहीं खरीदे होंगे। मैम, ये पेरिस के पियरे हरमे से आज सुबह की उड़ान से सीधे मंगवाए गए हैं। आप चिंता न करें। अनन्या के सहज उत्तर पर श्रीमती जोशी ने संतुष्टि से सिर हिलाया और अपनी सीट पर बैठ गईं। जल्द ही लाउंज भारतीय सेना को चलाने वाले जनरलों की पत्नियों से भर गया। वे ऐसे व्यवहार कर रही थीं जैसे उनके पति का रैंक ही उनका अपना सामाजिक स्तर हो, और अपने बच्चों की सफलताओं और उन्हें मिलने वाले विशेषाधिकारों की कहानियों से शुरू हुई। अरे मिसेज बख्शी, आपका यह हार तो बहुत खूबसूरत है। क्या नया लिया है? ओह, यह कुछ खास नहीं। पिछले हफ्ते राष्ट्रपति भवन में डिनर पर आमंत्रित थे, तब प्रथम महिला ने खुद यह उपहार में दिया था। कह रही थीं कि मेरे पति द्वारा शुरू किया गया सैन्य सुधार कार्यक्रम बहुत सफल रहा है। मिसेज बख्शी ने शान से चाय का कप उठाते हुए अपने पति की उपलब्धियों और राष्ट्रपति से अपनी निकटता का प्रदर्शन किया। इस पर श्रीमती जोशी ने जैसे हार न मानते हुए बीच में बात डाली, सच में मेरे पति को तो इस बार ईमा के स्थापना दिवस पर मुख्य भाषण देने के लिए चुना गया है, और मेरा बेटा तो हार्वर्ड से समय से पहले स्नातक हो रहा है। उसके दीक्षांत समारोह के लिए अगले महीने अमेरिका जाना पड़ेगा। उनकी बातचीत के बीच अनन्या चुपचाप घूम रही थी। जब चाय का कप खाली होता तो वह चुपचाप उसे भर देती, और जब नाश्ते की प्लेट खाली होती तो वह नई प्लेट रख देती। वह ऐसा दिखा रही थी जैसे उसे उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रही है, लेकिन उसके कान उनकी हर बात को सुन रहे थे। सेना में महत्वपूर्ण अधिकारियों के तबादले, नए हथियारों की खरीद की योजनाएं, और यहां तक कि जनरलों के बीच के सूक्ष्म मतभेद भी उनकी घमंड से भरी बातों में अनजाने में ही उच्च स्तरीय सैन्य जानकारी आसानी से आदान प्रदान हो रही थी। अनन्या यह सब अपने दिमाग में चुपचाप दर्ज कर रही थी। यह भी एक कारण था कि वह यहाँ थी। सेना के उच्चतम स्तर पर होने वाली घटनाओं को सबसे निचले स्तर से सीधे देखना और सुनना। जब पार्टी का माहौल गर्म हो गया तो बातचीत का विषय स्वाभाविक रूप से सेना में महिलाओं की ओर मुड़ गया। आजकल सेना में महिला अधिकारी बहुत ज्यादा हो गई हैं, यही समस्या है, एक मैडम ने असंतोष भरे स्वर में कहा। सही कहा, लड़ाकू इकाइयों में महिलाओं को तैनात करना तो बिल्कुल गलत है। वे केवल प्रशिक्षण का माहौल खराब करती हैं और पुरुष सैनिकों का मनोबल गिराती हैं। महिलाओं के लिए बस प्रशासनिक काम ही ठीक है। श्रीमती जोशी ने सहमति जताई। उनकी बातें सुनते हुए अनन्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए ठंडक आ गई। वह भारत की पहली महिला लड़ाकू इकाई कमांडरों में से एक थी। ये ग्रीन हाउस में पले बड़े फूलों जैसी महिलाएं कभी नहीं जान पाएंगी कि जिन महिला अधिकारियों को वे तुच्छ समझ रही हैं, उन्होंने युद्ध के मैदान में कितनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी है और देश के लिए कितने महान बलिदान दिए हैं। लेकिन आजकल तो ईमा में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी एक महिला कैडेट को मिल रहा है। दुनिया बहुत बदल गई है। एक अपेक्षाकृत युवा मैडम ने सावधानी से अपनी राय रखी, लेकिन उसे तुरंत डांट दिया गया। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से क्या होता है?
क्या सैनिक सिर्फ दिमाग से बनते हैं? शारीरिक ताकत भी तो होनी चाहिए। जब युद्ध होगा तो क्या वे दफ्तर की मेज पर बैठकर लड़ेंगी? अंत में ये तो पुरुष ही हैं जिन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ना पड़ता है। अनन्या ने चुपचाप खाली कप उठाते हुए सोचा, तुम्हारे पति आराम से बैठकर ऑपरेशन की कमान इसीलिए संभाल पाते हैं क्योंकि अनगिनत गुमनाम सैनिकों और उन्हीं महिला अधिकारियों ने अपना खून पसीना बहाया है जिन्हें तुम तुच्छ समझती हो। तुम यह बात जीवन भर नहीं समझ पाओगी। उसने उनकी प्रामाति भर में साथ है जो उन पति आराम से बैठकर ऑपरेशन की कमान इस खोखली बातों पर और ध्यान देना बंद कर दिया और चुपचाप अपना काम करती रही। शानदार झूमर के नीचे बेहतरीन चाय का आनंद लेते हुए दुनिया की हर चीज अपने पास होने का दावा करने वाली ये महिलाएं और उनके पीछे एक छाया की तरह घूमती चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी अनन्या। दो दुनियाएं एक ही स्थान पर थीं, लेकिन वे तेल और पानी की तरह थीं जो कभी मिल नहीं सकती थीं। तभी लाउंज का दरवाजा खुला और सभी मैडम्स एक साथ अपनी सीटों से खड़ी हो गईं। एक महिला जो दूसरों से कहीं ज्यादा भव्य और अभिमानी लग रही थी अंदर आ रही थी। वह विशेष बल की एक ब्रिगेड के कमांडर मेजर जनरल राजन सिंघानिया की पत्नी और इस महफिल की रानी मीरा सिंघानिया थी। अरे मीरा जी, आप अब आईं। हम सब कब से आपका इंतजार कर रहे थे। मिसेज वर्मा ने सबसे पहले आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और चापलूसी की। दूसरी मैडम्स भी जैसे एक साथ मीरा के चारों ओर इकट्ठा हो गईं और उसके कपड़ों और गहनों की तारीफ करने लगीं। मीरा जी, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये हार पेरिस का नया कलेक्शन है ना? आखिर जनरल की पत्नी अलग ही दिखती हैं। मीरा ने उनकी तारीफों को ऐसे स्वीकार किया जैसे यह उसका अधिकार हो और शान से अपनी सीट पर बैठ गई। और फिर उसने अनन्या को देखा जो चाय डालने के लिए आगे आई थी। पहले तो उसने उसे एक साधारण भोजनालय कर्मचारी समझा, लेकिन कुछ जाना पहचाना चेहरा देखकर उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने अनन्या के चेहरे को घूर कर देखा और अंत में जब उसे स्मृति के किसी कोने में दबी हुई वह शक्ल याद आई तो उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। अरे वाह, देखो तो ये कौन है? मीरा की तीखी आवाज से लाउंज में सारी बातें थम गईं। सभी की निगाहें मीरा और उस महिला पर टिक गईं जिस पर वह उंगली उठा रही थी, अनन्या। तुम अनन्या चौहान हो, है ना? भारतीय सैन्य अकादमी की स्वॉर्ड ऑफ ऑनर विजेता अनन्या चौहान। अनन्या ने महसूस किया कि अब इससे बचा नहीं जा सकता और उसने चुपचाप सिर उठाकर उसका सामना किया। बहुत समय हो गया मीरा। हे भगवान, तुम सच में वही हो। मुझे तो लगा कि मैंने गलत देखा, लेकिन तुम यहां ये सब क्या कर रही हो? मीरा ने ऐसे चिल्लाना शुरू कर दिया जैसे उसे कोई मनोरंजक तमाशा मिल गया हो। ईमा की टॉपर, सबसे कम उम्र की कमांडर, क्या नहीं सुना था तुम्हारे बारे में? और अंत में देखो, यहां हमें चाय परोस रही हो। यह क्या हाल बना रखा है? उसकी बातों में एक पुरानी सहपाठी से मिलने की कोई खुशी नहीं थी, केवल 20 वर्षों से दबी हुई ईर्ष्या और तिरस्कार था। वह स्कूल के दिनों से ही अनन्या से नफरत करती थी, जो हमेशा उससे बेहतर थी। मैंने तुमसे तब भी कहा था, औरतें सेना में कभी सफल नहीं हो सकती। मुझे पता था कि तुम्हारा यही हश्र होगा। सिर्फ दिमाग होने से क्या होता है? अंत में देखो, मैंने एक जनरल से शादी की, मैं ही विजेता हूं, है ना? उसने गर्व से अपने पति मेजर जनरल राजन सिंघानिया का उल्लेख किया। तुम जानती हो ना कि मेरे पति इस समय विशेष बल की ब्रिगेड के कमांडर हैं। तुम्हारे जैसे लोग जिंदगी भर उनके जैसे 2 सितारा जनरल के पैरों के नीचे सेवा करेंगे। सिर्फ पढ़ाई में अच्छी होने से क्या होता है? अंत में तुम मेरे पति की सेवा करने वाली एक मामूली नागरिक कर्मचारी के अलावा कुछ नहीं हो। यही तुम्हारी किस्मत है। उसकी अपमानजनक बातों पर लाउंज में मौजूद दूसरी मैडम्स भी खिलखिलाने लगीं। अनन्या ने बिना कुछ कहे अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन मीरा को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि जिस महिला को वह अभी मामूली कर्मचारी कहकर अपमानित कर रही है, वह वास्तव में उसके पति से 2 रैंक ऊपर की एक सक्रिय कर्नल है और उसके पति जिस पूर्व सेना प्रमुख जनरल अमर सिंह राठौर का जीवन भर सम्मान करते हैं, उनकी इकलौती बहू है। शाम का समय था। नई दिल्ली के शांत सैन्य छावनी क्षेत्र में एक साधारण 2 मंजिला घर, जिसकी पुरानी दीवारों पर लताएं चढ़ी हुई थीं, भारतीय सेना के जीवित किंवदंती पूर्व सेना प्रमुख जनरल अमर सिंह राठौर का निवास था। उनकी प्रतिष्ठा के विपरीत घर के अंदर का माहौल भव्यता के बजाय सादगी और एक सैनिक के अनुशासन से भरा था। बैठक की अलमारी में चाणक्य की अर्थशास्त्र और युद्ध के इतिहास पर पुरानी किताबें भरी हुई थीं।
और दीवार पर एक फीकी पड़ चुकी श्वेत श्याम तस्वीर में वे अपने युवा दिनों के साथियों के साथ मुस्कुराते हुए दिख रहे थे। उस शाम 3 सैनिक बैठक में बैठे थे। सेवानिवृत्त जनरल अमर सिंह राठौर, उनके बेटे और विशेष बल कमान के उप कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम राठौर और विक्रम की पत्नी कर्नल अनन्या चौहान, जो हाल ही में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत भारतीय दल शांति दूत के कमांडर के रूप में अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करके लौटी थीं। वर्दी के बिना वे एक साधारण परिवार की तरह दिख रहे थे, लेकिन उनकी बातचीत देश की सुरक्षा और सेना के भविष्य पर गहरी चिंताओं से भरी थी। लेबनान मिशन के लिए बहुत बहुत बधाई अनन्या बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ससुर जनरल अमर सिंह राठौर ने अपनी बहू की गर्मजोशी से प्रशंसा की। मुझे रिपोर्ट मिली है कि तुम्हारे नेतृत्व वाले दल को स्थानीय लोगों से सर्वोच्च प्रशंसा मिली है। आखिर मेरी बहू जो ठहरी। नहीं पिताजी, ये तो आपका बड़प्पन है, ये तो पूरे दल के सदस्यों की मेहनत का नतीजा है, अनन्या ने हमेशा की तरह विनम्रता से उत्तर दिया। पति विक्रम राठौर ने गर्व भरी नजरों से अपनी पत्नी को देखा। वे दोनों भारतीय सैन्य अकादमी में मिले थे, जहां विक्रम सीनियर थे। उस समय विक्रम, जो कैडेट बटालियन कमांडर थे, पहली नजर में ही अनन्या पर मोहित हो गए थे, जो एक महिला कैडेट होने के पूर्वाग्रहों के बावजूद अपनी असाधारण प्रतिभा और मजबूत इच्छा शक्ति से हर प्रशिक्षण में प्रथम आती थी। उसे अनन्या की सुंदरता से नहीं, बल्कि एक सैनिक के रूप में उसके दृढ़ विश्वास और असीम जुनून से प्यार हुआ था। उनका प्रेम संबंध प्रशिक्षण से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। वे डेट पर जाने के बजाय सामरिक मुद्दों पर बहस करते थे और सिनेमा हॉल के बजाय फायरिंग रेंज में एक दूसरे के कौशल को परखते थे। उन्हें केवल प्यार ने नहीं जोड़ा था, यह एक मजबूत और न्यायप्रिय सेना बनाने का एक साझा और जोशीला लक्ष्य और आदर्श था। जब कई साथी उच्च रैंक और आरामदायक पदों के पीछे भाग रहे थे, तब उन दोनों ने सबसे कठिन और खतरनाक सीमावर्ती क्षेत्रों और विदेशी मिशनों को चुना था। शादी के बाद भी वे एक सैनिक दंपति के रूप में एक दूसरे के सबसे बड़े सहारे बने रहे। जब भी अनन्या को एक महिला होने के कारण अनुचित पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता, विक्रम सबसे आगे बढ़कर उसकी प्रतिभा को साबित करता और उसका समर्थन करता था। और अनन्या भी अपने पति की एक कमांडर के रूप में आने वाली चुनौतियों और अकेलेपन को सबसे गहराई से समझने और उसे सांत्वना देने वाली एकमात्र व्यक्ति थी। प्रिय, तुम्हारी अनुपस्थिति में बहुत अकेलापन महसूस हुआ, विक्रम ने अनन्या का हाथ पकड़ते हुए कहा। लेकिन तुम सुरक्षित लौट आई हो और हम ऐसे साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, यह मेरे लिए बहुत बड़ी राहत है। मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूं। विक्रम, आप और पिताजी जहां हैं, वही मेरे लिए सबसे सुरक्षित ऑपरेशन बेस है। अनन्या की बात पर तीनों के चेहरों पर एक गर्म मुस्कान फैल गई। जनरल अमर सिंह राठौर अपने बेटे और बहू को संतुष्टि से देख रहे थे। उन्हें इस बात पर गहरा गर्व था कि जिन मूल्यों और विश्वासों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, वे उनके बेटे और बहू के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अनन्या, जनरल राठौर ने गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, मैंने सुना है कि रक्षा मंत्रालय ने तुम्हें ब्रिगेडियर पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों की सूची में पहले स्थान पर रखा है। कल या परसों तुम भारत की पहली लड़ाकू इकाई से आने वाली महिला जनरल बन जाओगी। यह बहुत गर्व की बात है। यह सुनकर विक्रम भी खुशी से अपनी पत्नी को देखने लगा, लेकिन अनन्या का चेहरा गंभीर था। वह कुछ देर झिझकी और फिर उसने एक बम फोड़ने जैसी बात कही, पिताजी, विक्रम, मैं इस बार की पदोन्नति के लिए अपना नाम वापस लेना चाहती हूं। पदोन्नति से नाम वापस लेना चाहती हो? जनरल राठौर की आवाज में घबराहट थी। पति विक्रम भी अविश्वास से अपनी पत्नी को देख रहा था। एक सैनिक के लिए स्टार लगाना जीवन भर का सम्मान और सब कुछ समर्पित करके हासिल किया गया सपना होता है, विशेष रूप से एक लड़ाकू इकाई की महिला अधिकारी के रूप में। अनन्या ने उस कठिन रास्ते की सभी बाधाओं को पार करके अंततः जनरल पदोन्नति के मुकाम पर पहुंची थी और अब वह सब कुछ खुद ही छोड़ना चाहती थी। यह समझ से परे था। अनन्या, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है जनरल बनना कितना मुश्किल है? क्या मिशन के दौरान कोई परेशानी हुई थी? विक्रम ने चिंतित स्वर में पूछा। अनन्या ने सिर हिलाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इस मिशन के माध्यम से मुझे और भी स्पष्ट हो गया है कि मुझे भविष्य में क्या करना है। उसने एक गहरी सांस ली और अपने उन विचारों और योजनाओं को बताना शुरू किया
जिन्हें वह लंबे समय से अपने मन में रखे हुए थी। पिताजी, विक्रम, मैं कुछ समय के लिए वर्दी उतारकर सबसे निचले स्तर पर जाना चाहती हूं। सबसे निचले स्तर पर? इसका क्या मतलब है? जनरल राठौर ने पूछा। इस मिशन के दौरान मैंने स्थानीय लोगों के साथ हंसते रोते उनके जीवन के सबसे करीब रहकर उनकी मदद की और मुझे एहसास हुआ एक सच्चा कमांडर वह नहीं है जो ऊंचे कमांड पोस्ट पर बैठकर शानदार ऑपरेशन योजनाएं बनाता है, बल्कि वह है जो सबसे निचले स्तर के सैनिक के दिल को जीतता है और उसकी आवाज सुनता है। उसकी आवाज शांत थी लेकिन उसमें गहरा विश्वास था। लेकिन आज हमारी सेना की हकीकत क्या है? पुरानी पीढ़ी की अधिकारवादी सोच और कठोर रैंक संस्कृति अभी भी सैनिकों का मनोबल तोड़ रही है और संवाद को रोक रही है। मैं जनरल बनकर ऊपर जाने से पहले सबसे निचले स्तर पर हमारी सेना के दिल यानी सैनिकों के जीवन में सीधे उतरना चाहती हूं। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूं कि वे वास्तव में क्या खाते हैं, उनकी क्या चिंताएं हैं और वे किस तरह के अन्याय का सामना करते हैं। मैं अपनी आंखों से देखना और अपने कानों से सुनना चाहती हूं। पत्नी की बातों से विक्रम हैरान था। तो तुम वास्तव में करना क्या चाहती हो? कहीं तुम एक सैनिक के रूप में फिर से भर्ती होने की तो नहीं सोच रही? अनन्या मुस्कुराई। मैं विशेष बल कमान के ऑफिसर्स मेस में एक नागरिक कर्मचारी के रूप में कुछ समय के लिए काम करने की सोच रही हूं। यह सुनकर जनरल राठौर और लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम अवाक रह गए। भारत की शीर्ष सैन्य अधिकारी, सभी सैनिकों के लिए एक आदर्श। वह भोजनालय में खाना परोसेगी और बर्तन धोएगी। यह एक अकल्पनीय योजना थी। अनन्या, क्या तुम होश में हो? तुम भारतीय सेना की एक कर्नल हो। तुम भोजनालय में कैसे? विक्रम ने हताशा में कहा। अगर लोगों को पता चला तो वे क्या सोचेंगे? यह सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि हमारे परिवार की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। प्रतिष्ठा? अनन्या ने अपने पति की बात काट दी। विक्रम, जब हमने अकादमी में एक सैनिक बनने का सपना देखा था तो क्या वह प्रतिष्ठा चमकते हुए रैंक स्टार्स से आने वाली थी? नहीं, हमारी प्रतिष्ठा इस देश के नागरिकों जिनकी हमें रक्षा करनी है और हमारे उन साथियों जो हमारे साथ खून बहाते हैं के प्रति हमारी जिम्मेदारी से आती है। हमने यही शपथ ली थी। उसने अपने पति का हाथ पकड़कर जनसिन से कहा, मैं बस उसी शुरुआती भावना में लौटना चाहती हूं। मैं अपनी सेना का वह असली चेहरा देखना चाहती हूं जो फाइलों और रिपोर्टों से कभी नहीं जाना जाती हूं। सकता, मैं सुनना चाहती हूं कि सैनिक अपनी खाने की थाली के पीछे क्या गालियां देते हैं और जब कोई अधिकारी आसपास नहीं होता तो वे क्या शिकायतें करते हैं। मैं उन सभी कच्ची आवाजों को सुनना चाहती हूं। तभी जब मैं भविष्य में वास्तव में एक जनरल बनूंगी, मैं एक ऐसा सुधार ला पाऊंगी जो सभी के दिलों को छू सके। अनन्या की भावुक अपील के आगे विक्रम के पास विरोध करने के लिए कोई शब्द नहीं था। वह किसी से भी ज्यादा अपनी पत्नी के दृढ़ विश्वास और जोशीले जुनून को जानता था। वह कभी भी खोखली प्रतिष्ठा के लिए काम करने वाली इंसान नहीं थी। जनरल अमर सिंह राठौर, जो अब तक चुपचाप अपनी बहू की बातें सुन रहे थे, अंततः भारी मन से बोले। उनके चेहरे पर शुरुआती घबराहट की जगह गहरा गर्व और गंदोन था। अनन्या, उन्होंने अपनी बहू का नाम पुकारा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। वह अपनी जगह से उठे और दीवार पर टंगी अपनी पुरानी वर्दी को देखने लगे। मैंने भी अपना पूरा जीवन सेना में बिताया, लेकिन मैं कभी तुम्हारी तरह इतनी गहराई से नहीं सोच पाया। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि एक कमांडर का काम ऊपर से आदेश देना और नीचे वालों को नियंत्रित करना है। लेकिन तुम सही हो, असली ताकत सबसे निचले स्तर को समझने वाले दिल से आती है। तुम्हारा यह साहस और दूरदर्शिता शायद मुझ जैसे बूढ़े जनरल से भी ज्यादा इस सेना को मजबूत बना सकती है। उन्होंने अपनी बहू के कंधे पर हाथ रखा और दृढ़ विश्वास भरी नजरों से कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करो। तुम मैदान में जो कुछ भी देखोगी और सुनोगी, यह बूढ़ा पिता उसका पूरा समर्थन करेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा रिकॉर्ड रक्षा मंत्रालय से अस्थायी रूप से हटा दिया जाए और तुम एक पूर्ण नागरिक के रूप में गुप्त रूप से काम कर सको। बस एक वादा करो, चाहे कितना भी अपमान या कठिनाई क्यों ना आए, तुम एक सैनिक के रूप में अपनी गरिमा कभी नहीं खोओगी, समझी? जी पिताजी, मैं याद रखूंगी। अनन्या की आंखों में आंसू भर आए। अपने ससुर की गहरी समझ और समर्थन से उसे और भी हिम्मत मिली। इस तरह भारतीय सेना के इतिहास में एक अभूतपूर्व, एक सक्रिय कर्नल का गुप्त मिशन शुरू होने वाला था। उस दिन की बातचीत के बाद सब कुछ तेजी से हुआ।
पूर्व सेना प्रमुख जनरल अमर सिंह राठौर की अदृश्य शक्ति ने काम करना शुरू कर दिया। रक्षा मंत्रालय के कार्मिक विभाग के अत्यंत गोपनीय सहयोग से कर्नल अनन्या चौहान के सभी सैन्य रिकॉर्ड अस्थायी रूप से विशेष मिशन पर विदेश में तैनात के रूप में बदल दिए गए। सेना के आंतरिक नेटवर्क से उसका अस्तित्व पूरी तरह से गायब हो गया और कुछ दिनों बाद विशेष बल कमान के नागरिक कर्मचारी भर्ती विज्ञापन पर सुनीता नाम से एक नया आवेदन जमा किया गया। 30 के दशक के अंत में अनाथ भोजनालय में सहायक के रूप में 5 साल का अनुभव, यह अनन्या की नई पहचान थी। उसके ससुर के एक पुराने साथी जो सैन्य खुफिया से सेवानिवृत्त एक जनरल थे ने यह पूरी तरह से नकली लेकिन प्रामाणिक पहचान बनाई थी। अनन्या ने पिछले 20 वर्षों में अपने शरीर में बसी सैनिक की भाषा और हाव भाव को छोड़ने का प्रशिक्षण शुरू किया। हाँ सर या नहीं सर जैसी सख्त सैन्य भाषा के बजाय उसने जी या हाँ जी जैसी नरम नागरिक भाषा का अभ्यास किया। उसने अपनी अनुशासित सीधी चाल को भी एक साधारण महिला की तरह थोड़ा ढीला और स्वाभाविक बनाना सीखा। उसके लिए यह किसी भी सामरिक प्रशिक्षण से ज्यादा कठिन छद्मवेश था। अंत में साक्षात्कार के दिन अनन्या बिना मेकअप वाले चेहरे, साधारण शर्ट और पैंट में मेस मैनेजर के सामने खड़ी हुई। मैनेजर ने उसके सादे पहनावे और नेक चेहरे को देखकर बिना किसी संदेह के उसे काम पर रख लिया। सुनीता जी, क्या आप कल से काम पर आ सकती हैं? हमारे भोजनालय का काम थोड़ा मुश्किल है, क्या आप कर लेंगी? जी कोई बात नहीं, मैं कोई भी काम मेहनत से करूंगी। अनन्या के विनम्र उत्तर पर मैनेजर ने संतुष्टि से मुस्कुराया। अगले दिन अनन्या ने पहली बार वर्दी के बजाय सफेद कुकिंग यूनिफॉर्म पहनी और विशेष बल कमान के ऑफिसर्स मेस की रसोई में प्रवेश किया। उसने अन्य कर्मचारियों के साथ दर्जनों व्यंजनों की रेसिपी याद की, सामग्री ढोई और गर्म चूल्हे के सामने पसीना बहाते हुए बर्तन धोए। युद्ध के मैदान की धूल, मिट्टी के बजाय रसोई की खाने की महक और गर्मी ने उसे घेर लिया। शुरुआत में सब कुछ अजीब और मुश्किल था, लेकिन वह अकादमी के दिनों की अपनी शुरुआती भावना में लौट गई और एक एक करके सब कुछ चुपचाप सीखती गई। उसकी अद्भुत याददाश्त और कड़ी मेहनत पर रसोई के अन्य भावना में लौट गई। सहयोगी भी हैरान थे, सुनीता जी तो बहुत फुर्तीली हैं, वह हर काम कितनी सफाई से करती हैं। इस तरह कर्नल अनन्या चौहान दुनिया की नजरों से पूरी तरह गायब हो गई और उसकी जगह विशेष बल कमान के ऑफिसर्स मेस की एक मेहनती और नेक दिल नई कर्मचारी सुनीता ने ले ली। उसके महान और खतरनाक गुप्त मिशन का पर्दा आखिरकार उठ चुका था। मीरा सिंघानिया की बदतमीजी से लाउंज का माहौल ठंडा पड़ गया था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी, बल्कि वह 20 साल बाद मिली अपनी सहपाठी को कुचलने की इस स्थिति का आनंद ले रही थी। वह दूसरी मैडम्स को यह दिखाना चाहती थी कि वह इस महफिल की रानी है और अनन्या चौहान उसके पैरों के नीचे की एक दासी मात्र है। दूसरी मैडम्स भी यह लीभा नाती है देखकर कि भारत की शीर्ष सैन्य अधिकारी बनने की राह पर चली अनन्या चौहान अंततः एक भोजनालय कर्मचारी बन गई है। एक अजीब सी श्रेष्ठता और राहत महसूस कर रही थीं और वे चुपचाप मीरा के व्यवहार का समर्थन कर रही थीं। अनन्या वहां मूर्ति की तरह खड़ी क्या हो, जाओ और हमारी मेज के लिए नई कॉफी ले आओ। मीरा ने अपनी ठुड्डी से मेज की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया। तुम्हारी बातें सुनकर मेरी कॉफी का स्वाद ही खराब हो गया, इस बार थोड़ी और ध्यान से बनाना। अनन्या बिना कुछ कहे चुपचाप कॉफी पॉट लेकर रसोई की ओर चली गई। उसके पीछे मीरा और दूसरी मैडम्स की हंसी की आवाजें सुनाई दी। जब वह नई कॉफी लेकर आई तो इस बार ट्रेनिंग कमांड की कमांडर की पत्नी श्रीमती जोशी ने नुक्ताचीनी की। अरे कॉफी का कप इतना ठंडा क्यों है? इसे गर्म करके दोबारा लाओ, हम कोई सस्ते कैफे के ग्राहक नहीं हैं। अनन्या एक बार फिर चुपचाप कप लेकर मुड़ी। जैसे ही वह रसोई में गायब हुई, मीरा ने दूसरी मैडम से कहा, यह स्कूल में भी ऐसी ही थी, गरीब घर की थी, इसलिए हमेशा दबी दबी रहती थी और एक शब्द भी ठीक से नहीं बोल पाती थी, लेकिन जो कहो वह बिना किसी सवाल के कर देती थी। किस्मत में ही दूसरों के नीचे काम करना लिखा है। उसकी बात पर दूसरी मैडम्स ने सहमति में सिर हिलाया और खिलखिला पड़ी। कुछ देर बाद अनन्या गर्म किया हुआ कप लेकर आई और उसे सावधानी से मेज पर रखा। तभी मीरा ने जैसे गलती से अपना हाथ हिलाया और गर्म कॉफी का कप गिरा दिया। छन्न की आवाज के साथ
गर्म कॉफी फर्श पर और अनन्या के हाथ के ऊपर गिर गई। अनन्या के मुंह से अनजाने में एक छोटी सी चीख निकल गई। उसका गोरा हाथ तुरंत लाल हो गया। ओ, माफ करना अनन्या, मीरा ने बिल्कुल भी माफी न मांगने वाले भाव से नाटकीय ढंग से कहा। तुम्हारे हाथ इतने धीमे क्यों हैं? तभी तो तुम ऐसा काम करती हो। जल्दी से फर्श साफ करो। इस कीमती संगमरमर के फर्श पर दाग लग गया तो तुम अपनी तनख्वाह से भी इसकी भरपाई नहीं कर पाओगी। यह एक खुला अपमान था। अनन्या ने अपने जलते हुए हाथ के दर्द से ज्यादा अपने दिल में चुभते अपमान के कारण अपने होंठ काट लिए। एक पल के लिए उसकी आंखें एक सोचांतरे सैनिक की तरह ठंडी हो गईं, जो युद्ध के मैदान में दुश्मन का सामना कर रहा हो, लेकिन यह सिर्फ एक पल के लिए था। उसने तुरंत खुद को शांत किया और चुपचाप जवाब दिया, कोई बात नहीं मैम, यह मेरी ही लापरवाही थी। मैं अभी इसे साफ कर देती हूं। उसने एक कपड़ा लिया और घुटनों के बल बैठकर फर्श पर गिरी कॉफी को साफ करने लगी। मीरा ने घुटनों के बल झुकी हुई अनन्या को देखकर संतुष्टि से मुस्कुराया। वैसे अनन्या, तुम्हारी चाल ऐसी क्यों है? बिल्कुल पुरुष सैनिकों की तरह अनुशासित। ऐसा करने से कौन तुम्हें पहचान देगा? औरतों को औरतों की तरह रहना चाहिए। तभी तो तुम्हारी अभी तक शादी भी नहीं हुई और तुम अकेली रह रही हो। मीरा के व्यक्तिगत हमले खत्म नहीं हो रहे थे। वह अनन्या को हर तरह से नीचा दिखाकर अपने अस्तित्व के मूल्य को साबित करना चाहती थी। अनन्या ने यह बात हबसत में ले कतप हमले कतते है सारा अपमान चुपचाप सहा। इस समय वह भारतीय सेना की कर्नल नहीं थी। वह सिर्फ इस अन्यायपूर्ण वास्तविकता का सामना करने वाली एक साधारण कर्मचारी सुनीता थी। लेकिन उसकी चुप्पी के भीतर गुस्सा धीरे धीरे जमा हो रहा था, एक विशाल तूफान बनने की तैयारी कर रहा था। यह उसी पल की बात है जब मीरा सिंघानिया का उपहास अपने चरम पर था। अचानक पूरे कमान मुख्यालय को हिला देने वाली एक तेज आपातकालीन सायरन की आवाज गूंज उठी। वूं। उसी समय लाउंज की सभी बत्तियां फट की आवाज के साथ बंद हो गईं और चारों ओर अंधेरा छा गया। बिजली चली गई थी। खिड़की के बाहर से धड़ धड़ की तेज गोलियों की आवाजें आ रही थीं और गलियारे से सैनिकों की घबराई हुई चीखें और जूतों की आवाजें आ रही थीं। वास्तविक स्थिति मुख्यालय भवन की तीसरी मंजिल पर दुश्मन के विशेष बलों की घुसपैठ। सभी तुरंत जवाबी कार्रवाई करें। शांतिपूर्ण चाय पार्टी पल भर में एक अराजकता के मैदान में बदल गई। अरे, यह क्या हो रहा है? क्या युद्ध शुरू हो गया? कुछ पल पहले तक अपनी शान दिखा रही मैडम्स अब घबराहट में चीख रही थीं और समझ नहीं पा रही थीं कि क्या करें। कुछ मेज के नीचे घुस गईं और कुछ बिना सोचे समझे बाहर निकलने के दरवाजे की ओर भागीं। मीरा सिंघानिया भी पीले पड़े चेहरे के साथ डर के मारे वहीं गिर पड़ी। ग्रीन हाउस में पले बढ़े फूलों की तरह जीवन जीने वाली इन महिलाओं के लिए यह उनके जीवन का पहला चरम भय का अनुभव था। लेकिन केवल एक व्यक्ति, अनन्या चौहान, अलग थी। सायरन बजने के उस क्षण में उसका शरीर पहले ही प्रतिक्रिया कर चुका था। पिछले 20 वर्षों के सैकड़ों हजारों अभ्यासों के माध्यम से उसके शरीर में गहराई से बसा हुआ एक सैनिक का स्वभाव जाग उठा था। उसकी आंखों से एक साधारण भोजनालय कर्मचारी की विनम्रता गायब हो गई थी और उसकी जगह एक ठंडे दिमाग वाले कमांडर की चमक आ गई थी। सब लोग नीचे झुको। अनन्या की आवाज अब नरम नहीं थी। यह एक नीची और शक्तिशाली आज्ञा थी जो युद्ध के मैदान को हिला देती है। उसकी आवाज में निहित पूर्ण अधिकार के कारण डरी हुई मैडम्स अनजाने में ही झुक गईं। मेज के नीचे जाओ और खिड़कियों से दूर रहो। अनन्या ने अंधेरे में भी ऐसे काम किया जैसे वह सब कुछ देख रही हो और उसने तेजी से स्थिति का आकलन किया। उसने सबसे पहले आपातकालीन रोशनी का स्विच ढूंढा और उसे चालू किया और एक धीमी लाल रोशनी ने लाउंज को रोशन कर दिया। उसने सबसे सुरक्षित निकास मार्ग, रसोई की ओर का आपातकालीन द्वार की जांच की और डरी सहमी मैडम्स की ओर चिल्लाई, सब मेरी बात सुनो। अब से मेरे निर्देशों का पालन करो। मैं तुम्हें सबसे सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगी। कोई चिल्लाएगा नहीं और अकेले कोई कदम नहीं उठाएगा। उसने एक अनुभवी कमांडर की तरह घबराई हुई नागरिकों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। उसने गिरी हुई मीरा सिंघानिया का हाथ मजबूती से पकड़कर उसे उठाया। होश में आओ, अगर जीना चाहती हो तो चलो। उसने मैडम्स को एक पंक्ति में खड़ा किया और उन्हें सबसे सुरक्षित दीवार के साथ साथ चलने का निर्देश दिया। वह खुद सबसे खतरनाक स्थान यानी सबसे पीछे खड़ी होकर चारों ओर निगरानी करते हुए उन्हें ले जा रही थी।
उसकी हर हरकत में कोई झिझक या बर्बादी नहीं थी। हम रसोई के आपातकालीन द्वार की ओर जा रहे हैं। मैं पहले दरवाजा खोलकर सुरक्षा की जांच करूंगी। जब तक मैं संकेत न दूं, कोई हिलेगा नहीं। जैसे ही अनन्या सावधानी से आपातकालीन द्वार के पास पहुंची, अचानक लाउंज का मुख्य दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ खुला और काले नकाब पहने, हाथ में बंदूक लिए एक सशस्त्र व्यक्ति अंदर घुस आया। आह! मैडम्स एक बार फिर चीख पड़ी। लेकिन यह अभ्यास का एक हिस्सा था। दुश्मन के विशेष बल के सैनिक की भूमिका निभा रहा एक विशेष बल का कमांडो इस संभावना की जांच करने के लिए अंदर आया था कि यहां नागरिक बंधक हो सकते हैं। उसने अभ्यास के मैनुअल के अनुसार अंदर के लोगों पर चिल्लाया, सब लोग हाथ ऊपर करो और घुटनों पर बैठ जाओ। मैडम्स डर के मारे वहीं जम गईं, लेकिन अनन्या अलग थी। उसकी आंखें शांति से डोइथू का विश्लेषण कर रही थीं। उसकी बंदूक की दिशा, उसकी मुद्रा और उसकी अगली चाल। उसके दिमाग में पहले ही दर्जनों जवाबी परिदृश्य बन चुके थे। विशेष बल का कमांडो फर्श पर झुकी हुई मैडम्स को देखने के बाद अंत में अकेली खड़ी अनन्या की ओर बंदूक तानकर आगे बढ़ा। तुम भी घुटनों पर बैठो। जैसे ही कमांडो अनन्या के पास आकर उसे काबू करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, अनन्या का शरीर बिजली की गति से हरकत में आया। उसने ठीक उसी क्षण का फायदा उठाया जब उसने हाथ बढ़ाया और नीचे झुकते हुए उसके शरीर के अंदर घुस गई। और फिर एक फिल्म के दृश्य की तरह उसने एक सहज और तरल गति से उसकी बांह को मोड़ा और उसकी कोहनी के जोड़ पर अपने घुटने से प्रहार किया। उह की आवाज के साथ विशेष बल के कमांडो के हाथ से बंदूक छूटकर गिर गई। अनन्या रुकी नहीं। उसने तुरंत घूमते हुए दोइथू की गर्दन को सटीकता से पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके पैर में अड़ंगा लगाकर उसे गिरा दिया। विशालकाय विशेष बल का कमांडो कोई प्रतिरोध नहीं कर पाया और धड़ाम की आवाज के साथ फर्श पर गिर गया। अंत में अनन्या ने गिरी हुई बंदूक को तेजी से उठाया और उसके सिर पर तान दिया। यह सब केवल 3 सेकंड में हुआ। फर्श पर गिरा हुआ विशेष बल का कमांडो दर्द और अविश्वसनीय सदमे में था। जिस तकनीक से उसे अभी अभी हराया गया था, वह विशेष बलों में भी केवल सर्वश्रेष्ठ लड़ाके ही इस्तेमाल कर सकते थे। एक उन्नत क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट तकनीक। लेकिन उसे एक साधारण भोजनालय कर्मचारी जैसी दिखने वाली महिला ने पलक झपकते ही हरा दिया था। लाउंज में मौजूद सभी लोग अपनी आंखों के सामने हुए इस अवास्तविक दृश्य को देखकर अवाक रह गए। मीरा सिंघानिया भी डर भूलकर अवाक होकर अनन्या को देख रही थी। जिस महिला को वह कुछ देर पहले लड़कों जैसी कहकर ताना मार रही थी, वह अब एक प्रशिक्षित विशेष बल के कमांडो को निहत्थे परास्त कर रही थी। यह उसकी समझ से बिल्कुल परे था। तभी अभ्यास की समाप्ति की घोषणा करने वाला सायरन बज उठा और लाउंज का दरवाजा खुला और मेजर जनरल राजन सिंघानिया सहित कई अधिकारी अभ्यास की स्थिति का जायजा लेने के लिए अंदर आए। अभ्यास की समाप्ति की घोषणा करने वाले सायरन के साथ लाउंज की आपातकालीन रोशनी बंद हो गई और तेज फ्लोरोसेंट लाइटें फिर से जल उठीं। मेजर जनरल राजन सिंघानिया और उनके ऑपरेशन स्टाफ के अधिकारी अभ्यास की स्थिति का जायजा लेने के लिए लाउंज में दाखिल हुए और वे अपनी आंखों के सामने फैले अजीब दृश्य को देखकर वहीं जम गए। फर्श पर उनका एक सर्वश्रेष्ठ विशेष बल का कमांडो दर्द भरे चेहरे के साथ गिरा हुआ था और एक महिला उसके सिर पर ठंडे भाव से बंदूक ताने हुए थी। लेकिन वह महिला कोई सैनिक या पुलिस अधिकारी नहीं, बल्कि भोजनालय में काम करने वाली एक साधारण नागरिक कर्मचारी थी। लाउंज के एक कोने में जनरलों की पत्नियां अभी भी डरी सहमी एक साथ खड़ी थीं। यह क्या हो रहा है? मेजर जनरल सिंघानिया ने घबराई हुई आवाज में पूछा। फर्श पर गिरे हुए विशेष बल के कमांडो ने दर्द सहते हुए रिपोर्ट किया। रिपोर्टिंग टू यू सर, मैं अभ्यास मैनुअल के अनुसार आंतरिक तलाशी मिशन पर था जब मुझे एक अज्ञात महिला ने काबू कर लिया। रिपोर्ट समाप्त। उस रिपोर्ट पर मेजर जनरल सिंघानिया और अन्य अधिकारियों की आंखें और भी बड़ी हो गईं। विशेष बलों में भी एक इक्का माने जाने वाले कमांडो को एक नागरिक महिला ने हरा दिया। यह विश्वास करना असंभव था। अनन्या ने यह पुष्टि करने के बाद कि अभ्यास समाप्त हो गया है, चुपचाप बंदूक नीचे रख दी। वह गिरे हुए कमांडो के पास गई और अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठने में मदद की। आप ठीक हैं? यह एक अभ्यास था, लेकिन कृपया जांच लें कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। उसकी आवाज फिर से सामान्य, शांत और नरम हो गई थी।
मेजर जनरल सिंघानिया धीरे धीरे अनन्या के पास गया। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। साधारण कपड़े, दुबला पतला शरीर, कहीं से भी वह एक उच्च प्रशिक्षित लड़ाकू नहीं लग रही थी। लेकिन उसने जो हरकतें और स्थिति का आकलन करने की क्षमता दिखाई थी, वह एक साधारण नागरिक के स्तर से कहीं ज्यादा थी। तुम कौन हो? सिंघानिया की आवाज में सतर्कता के साथ साथ गहरी जिज्ञासा भी थी। तभी होश में आई उसकी पत्नी मीरा सिंघानिया अपने पति की ओर दौड़ी। राजन, यह वही औरत है। यह शुरू से ही अजीब हरकतें कर रही थी और अब इसने एक सैनिक को भी पीट दिया। इसे तुरंत सैन्य पुलिस के हवाले करो। लेकिन सिंघानिया ने जैसे अपनी पत्नी की बात सुनी ही नहीं और वह अभी भी अनन्या से अपनी नजरें नहीं हटा रहा था। मैं फिर पूछता हूं, तुम कौन हो और तुमने जो तकनीक इस्तेमाल की वह कहां से सीखी? वह कोई सामान्य आत्मरक्षा तकनीक नहीं है। वह विशेष बलों की काबू करने की तकनीकों के मुख्य मूव्स से बिल्कुल मेल खाती है। अनन्या कुछ देर झिझकी, लेकिन फिर उसने शांति से अपना तैयार किया हुआ जवाब दिया। मैं यहाँ भोजनालय में काम करने वाली सुनीता हूँ और मेरे पिता एक सैनिक थे, इसलिए मैंने उनसे कुछ आत्मरक्षा की तकनीकें सीखी थीं। स्थिति बहुत गंभीर थी, इसलिए मेरा शरीर अनजाने में ही हरकत में आ गया। अगर मेरा कार्य नियमों के विरुद्ध था तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। उसका जवाब विनम्र था और तार्किक रूप से इसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन सिंघानिया को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। केवल देखकर सीखी हुई कला से अपने सर्वश्रेष्ठ कमांडो को 3 सेकंड में हरा देना असंभव था। और सबसे काट बढ़कर उसकी आंखें चरम अराजकता में भी जो बिल्कुल नहीं डगमगाई थीं, वे ठंडी आंखें किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती थीं। दूसरे अधिकारी भी कानाफूसी करने लगे। यह तो कमाल है, क्या वह पूर्व महिला सैनिक हैं? उनकी प्रतिक्रिया और स्थिति का आकलन करने की क्षमता तो एक सक्रिय विशेष बल के कमांडो के स्तर की है। अधिकारियों की प्रशंसा सुनकर मीरा सिंघानिया का चेहरा ईर्ष्या और अपमान से बिगड़ गया। जिस सहपाठी को वह नीचा दिखा रही थी, उसे सैनिकों, यहां तक कि अपने पति से भी प्रशंसा मिल रही थी। यह स्थिति वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसमें कमाल क्या है? मीरा ने तीखी आवाज में चिल्लाया। यह सिर्फ किस्मत थी। उस सैनिक ने लापरवाही की होगी और इसने मौके का फायदा उठाकर उसे गिरा दिया होगा। और यह तो सिर्फ एक तकनीक है। यह स्कूल में भी लड़कों की तरह गुंडागर्दी करती थी, इसलिए यह ऐसी लड़ाई झगड़े में माहिर है, बिल्कुल भी लड़कियों जैसी नहीं है। वह किसी भी तरह से अनन्या को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी और तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी उसकी वजह से कितनी डर गई और तुम इस जैसी आवारा औरत की वजह से हम सब खतरे में पड़ गए थे। मीरा की अतार्किक बातों से सिंघानिया को गहरी निराशा हुई। उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी इतनी संकीर्ण और मूर्ख है। उसे अपनी पत्नी पर बहुत शर्म आ रही थी। मीरा, बस करो। सिंघानिया ने धीमी आवाज में अपनी पत्नी को रोका। इन्होंने हम सबको बचाया है। जिस लड़ाई झगड़े की तुम बात कर रही हो, उसी की वजह से हम इस अराजकता में व्यवस्था पा सके। तुम्हें धन्यवाद कहने के बजाय तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? पति की डांट से मीरा का चेहरा लाल हो गया। वह गुस्से में अनन्या को घूरते हुए चिल्लाई, फिर भी है तो एक भोजनालय की नौकरानी ही। तुम लोग कितनी भी तारीफ कर लो। वाबर कैन कूडे मैत्रके ने मैन डी एक सीन हामद वैन टू ट्रिम एंड। अब जब स्थिति सामान्य हो गई है तो मैं अपने काम पर वापस जाना चाहूंगी। वह इस व्यर्थ की बहस में और नहीं उलझना चाहती थी। जैसे ही अनन्या मुड़कर लाउंज से बाहर जाने लगी, सिंघानिया ने उसे जल्दी से बुलाया। 1 मिनट रुको। वह अनन्या के सामने आया और जनसिन से कहा, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी शांत प्रतिक्रिया ने एक बड़ी अव्यवस्था को रोका। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति इस भोजनालय में क्यों काम कर रहा है। उसकी आंखों में सम्मान के साथ साथ एक अनसुलझी गहरी शंका भी थी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह उसकी असली पहचान का पता लगाकर रहेगा। अनन्या ने बस हल्के से सिर झुकाया और चुपचाप लाउंज से बाहर निकल गई। उसके पीछे सिंघानिया, मीरा और वहां मौजूद सभी लोग उसे अलग अलग जटिल भावनाओं के साथ देर तक देखते रहे। उस दिन के नकली अभ्यास के हंगामे के बाद भी मेजर जनरल सिंघानिया का दिमाग सुनीता नाम की भोजनालय कर्मचारी यानी अनन्या चौहान के विचारों से भरा हुआ था। उसकी अद्भुत युद्ध कौशल और संकट की स्थिति में उसकी ठंडी निर्णय क्षमता, यह कभी भी किसी सैनिक पिता से सीखी हुई चीज नहीं हो सकती थी।
यह अनगिनत वास्तविक लड़ाइयों और कठोर प्रशिक्षण के माध्यम से शरीर में रचा बसा एक असली सैनिक का रूप था। आखिर वह है कौन? वह अपने कार्यालय में बैठकर उस दिन के सीसीटीवी फुटेज को बार बार देख रहा था। फुटेज में अनन्या घबराई हुई नागरिकों को पूरी तरह से नियंत्रित कर रही थी और एक शीर्ष विशेष बल के कमांडो को कुछ ही सेकंड में हरा रही थी। उसकी हर हरकत में कोई कमी नहीं थी। यह कला के स्तर पर पहुंचा हुआ एक पूर्ण सामरिक प्रदर्शन था। उसकी पत्नी मीरा सिंघानिया उस दिन के बाद से गुस्से में थी और हर दिन अनन्या के बारे में बुरा भला कहती रहती थी। राजन, उस औरत को तुरंत नौकरी से निकालो। कैसे कोई आवारा औरत कमान मुख्यालय के अंदर घूम सकती है? लेकिन सिंघानिया अपनी पत्नी की बातें सुनकर अनन्या के प्रति अपनी शंका और जिज्ञासा को और भी बढ़ाता जा रहा था। अंत में उसने फैसला किया और अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारी, सूचना और संचालन स्टाफ ऑफिसर मेजर बख्शी को अपने कार्यालय में बुलाया। मेजर बख्शी, मैं तुम्हें एक गुप्त मिशन दे रहा हूं। जी सर, बस आदेश दीजिए। ऑफिसर्स, मेस में काम करने वाली सुनीता नाम की नागरिक कर्मचारी के बारे में बहुत चुपचाप और बहुत गहराई से जांच करो। उसका अतीत, परिवार, सब कुछ पता लगाओ। लेकिन यह बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। खासकर कमांडर साहब या डिप्टी कमांडर साहब के कानों तक यह बात पहुंची तो तुम और मैं दोनों अपनी नौकरी खो देंगे। मेजर बख्शी ने तनावपूर्ण चेहरे के साथ सैल्यूट किया और कार्यालय से बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद जो पहली जांच रिपोर्ट वह लेकर आया, उसने सिंघानिया को और भी भ्रमित कर दिया। सर, रिपोर्ट। सुनीता नाम की यह महिला कागजों पर पूरी तरह से साफ है। उम्र 38, उच्चतम शिक्षा, हाई स्कूल, पटना, बिहार की एक अनाथ और सेना में आने से पहले कई भोजनालयों में सहायक के रूप में काम करने का अनुभव है। कोई परिवार या रिश्तेदार नहीं है, बस इतना ही। जी सर, कागजों पर तो यही है। लेकिन मेजर बख्शी कुछ देर हिचकिचाया। लेकिन कुछ चीजें अजीब हैं। उसके सभी पुराने रिकॉर्ड, जैसे कि स्कूल के रिकॉर्ड या स्वास्थ्य बीमा रिकॉर्ड, बहुत ही उत्तम हैं, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर बनाया हो, बिना किसी कमी के। और जब हमने उसके आधार नंबर को सेना के आंतरिक विशेष डेटाबेस से क्रॉस चेक किया तो परिणाम क्या था? कुछ नहीं मिला। सर, लेकिन यही और भी अजीब है। आमतौर पर जब हम किसी नागरिक की जानकारी खोजते हैं तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला आता है, लेकिन उसकी जानकारी के लिए ए क्लास सुरक्षा ग्रेड के कारण पहुंच प्रतिबंधित है का संदेश आया। ऐसा संदेश तभी आता है जब हम किसी रॉ एजेंट या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे किसी व्यक्ति की जानकारी खोजते हैं। यह सुनकर सिंघानिया की आंखें तेज हो गईं। रॉ एजेंट? उसने सोचा कि शायद उसका पहला अनुमान सही था। लेकिन एक रॉ एजेंट विशेष बल के भोजनालय में गुप्त रूप से क्यों घुसेगा? यह सब समझ से परे था। और गहराई से जांच करो। उसकी कोई पुरानी तस्वीर तो ढूंढो, कहीं ना कहीं कोई सुराग जरूर होगा। कुछ और दिन बीत गए। मेजर बख्शी पसीना पसीना होते हुए और भी चौंकाने वाली रिपोर्ट लेकर आया। सर, मिल गया। लेकिन यह, उसने कांपते हाथों से एक पुराने अखबार की कतरन आगे बढ़ाई। यह 15 साल पहले भारतीय सैन्य अकादमी के दीक्षांत समारोह से संबंधित एक लेख था। लेख में एक महिला कैडेट की तस्वीर थी जो राष्ट्रपति से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्राप्त कर रही थी। इस तस्वीर में जो आंख लेख तरकार महिला कैडेट है वह अनन्या चौहान है, उस साल की टॉपर और अकादमी के इतिहास में सबसे प्रतिभाशाली कैडेटों में से एक। सिंघानिया ने तस्वीर में युवा महिला कैडेट को देखा। चेहरा युवा था, लेकिन उसमें आज की अनन्या चौहान यानी सुनीता की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उसने एक गहरी सांस ली। लेकिन मेजर, इस व्यक्ति का सुनीता से क्या संबंध है? सर, हैरान मत होइएगा। यह अनन्या चौहान कमीशन मिलने के तुरंत बाद सेना के आंतरिक रिकॉर्ड से पूरी तरह से गायब हो गई। न तो सेवानिवृत्ति का रिकॉर्ड है, न ही शहादत का, जैसे वह भूत की तरह गायब हो गई हो। लेकिन हमारी सूचना टीम ने चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस अनन्या चौहान की तस्वीर और भोजनालय की कर्मचारी सुनीता के चेहरे की तुलना की तो मिलान दर 99.8% आई है। उस क्षण सिंघानिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़े से वार किया हो। अनन्या चौहान, वह नाम। उसने अपनी याददाश्त को टटोला। उसके दिनों में उससे कुछ साल जूनियर, एक किंवदंती की तरह कही जाने वाली वह महिला कैडेट,
पुरुष कैडेटों को भारी अंतर से पछाड़कर हर प्रशिक्षण में टॉप करने वाली वह अद्भुत कैडेट। स्नातक होने के बाद उसने सबसे खतरनाक सीमावर्ती लड़ाकू इकाई को चुना था और उसके बाद विदेशी मिशनों में असाधारण वीरता दिखाने की अफवाहें थीं। वह सुनीता के नाम से यहां क्यों? सिंघानिया का दिमाग और भी जटिल रहस्यों से भर गया। अब उसे यकीन हो गया था, यह कोई साधारण मामला नहीं था। उसके पीछे एक ऐसी विशाल शक्ति थी जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था, और वह शक्ति शायद इस पूरे विशेष बल कमान को हिला सकती थी। अब उसे डर लगने लगा था। क्या उसने एक ऐसे पंडोरा के बक्से को छू लिया था जिसे उसे नहीं छूना चाहिए था? अनन्या चौहान की पहचान का रहस्य मेजर जनरल सिंघानिया को कई हफ्तों तक परेशान करता रहा। उसने और गहराई से जांच करना बंद कर दिया। उसने महसूस कर लिया था कि यह एक खतरनाक रहस्य है जो उसकी क्षमता से परे है। उसने अपनी पत्नी मीरा को भी भोजनालय की कर्मचारी सुनीता को और परेशान न करने की सख्त चेतावनी दी, लेकिन मीरा ने अपने पति की चेतावनी को हवा में उड़ा दिया। 1 महीने बाद विशेष बल कमान के बड़े सभागार में पहली छमाही के उत्कृष्ट इकाइयों और सैनिकों के लिए पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा था। सभागार में कमान के सभी प्रमुख जनरल और कमांडर मौजूद थे और उनके परिवार भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए आमंत्रित थे। मेजर जनरल सिंघानिया और उनकी पत्नी मीरा भी स्वाभाविक रूप से विशिष्ट अतिथि दीर्घा में बैठे थे। कार्यक्रम स्थल के एक कोने में अनन्या और अन्य भोजनालय कर्मचारी मेहमानों को पेय पदार्थ परोसने में व्यस्त थे। अनन्या एक सफेद ट्रे पर ठंडे जूस के गिलास लेकर विशिष्ट अतिथि दीर्घा में बैठे अधिकारियों को दे रही थी। यह देखकर मीरा के होठों पर एक बार फिर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। उसने जानबूझकर बगल में बैठी एक दूसरी मैडम से जोर से कहा, अरे वहां देखो, हमारी हीरोइन आ गई। इतने महत्वपूर्ण दिन पर भी आखिर में ट्रे ही ढो रही है। यही उसका स्तर है। जैसे ही वह अनन्या के प्रति एक और अपमानजनक टिप्पणी करने वाली थी, मंच पर माइक्रोफोन के सामने खड़े विशेष बल के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम राठौर, अनन्या का पति, जिसकी पहचान अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई थी, ने अपना गला साफ किया और सभा को शांत किया। गौरवशाली विशेष बल के सैनिकों और उनके परिवारों, आज इस सम्मानजनक अवसर पर आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। कमांडर का भाषण जारी रहा और उत्कृष्ट इकाइयों और सैनिकों को पुरस्कार दिए गए। जब सभी पुरस्कार दिए जा चुके थे और कार्यक्रम समाप्त होने वाला था, तब कमांडर ने एक अप्रत्याशित घोषणा की, और आज हम इस अवसर पर एक बहुत ही खास मेहमान का स्वागत करने जा रहे हैं। नहीं, मेहमान कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि हमारे एक सच्चे साथी जो कुछ समय के लिए हमसे दूर थे और अब वापस आ गए हैं। सभागार में मौजूद सभी लोग हैरान होकर कानाफूसी करने लगे। उन्हें पिछले 6 महीनों के लिए एक बहुत ही विशेष मिशन सौंपा गया था। वह मिशन था हमारी सेना के सबसे निचले स्तर पर जाकर सैनिकों के साथ सांस लेना और उनकी सच्ची आवाज सुनना। और आज उस महान और विनम्र फील्ड अनुभव मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद वह अपनी जगह पर वापस आ रही हैं। कमांडर की बातों से मेजर जनरल सिंघानिया का दिल धड़क उठा। कहीं ऐसा तो नहीं? एक अशुभ आशंका ने उसे घेर लिया। आज हम भारतीय सेना की एक जीती जागती किंवदंती और एक सच्ची नायिका की वापसी का स्वागत करना चाहते हैं। कमांडर की आवाज पूरे सभागार में गूंज उठी। कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, कर्नल अनन्या चौहान। जैसे ही यह नाम पुकारा गया, सभागार की सभी स्पॉटलाइट्स मंच के नीचे एक जगह पर केंद्रित हो गईं। वहां पेय की ट्रे पकड़े हुए भोजनालय की कर्मचारी सुनीता खड़ी थी। अनन्या ने अपने हाथ में पकड़ी ट्रे को चुपचाप बगल की मेज पर रख दिया और फिर जैसे किसी ने लंबे समय से पहने हुए कवच को उतार फेंका हो, उसने अपनी कमर पर बंधा हुआ सफेद एप्रन खोल दिया। जैसे ही एप्रन फर्श पर गिरा, उसके नीचे छिपी हुई एक कर्नल की त्रुटिहीन वर्दी सामने आ गई। उसकी छाती पर अनगिनत पदक चमक रहे थे और उसके कंधे पर 3 सुनहरे अशोक स्तंभ कर्नल के रैंक का प्रतीक गर्व से चमक रहे थे। वह बिना किसी हिचकिचाहट के एक गरिमापूर्ण मुद्रा में मंच की ओर बढ़ने लगी। सभागार में मौजूद सभी लोग अपनी आंखों के सामने हुए इस जादुई दृश्य को देखकर सांस लेना भी भूल गए थे। मीरा ने अपनी आंखें मलीं। उसे लगा कि वह कोई सपना देख रही है। जिस भोजनालय कर्मचारी को वह कुछ देर पहले मामूली कहकर ताना मार रही थी,
वह अब उसके पति से भी ऊंचे रैंक की वर्दी पहने सभी जनरलों की तालियों के बीच मंच पर चढ़ रही थी। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। मंच पर अनन्या ने कमांडर को एक अनुशासित सैल्यूट किया। कर्नल अनन्या चौहान, 1 अक्टूबर 2023 से फील्ड अनुभव मिशन पूरा करने का आदेश प्राप्त हुआ। रिपोर्टिंग सर, जय हिंद। कमांडर ने एक गर्म मुस्कान के साथ उसके सैल्यूट का जवाब दिया और उसे कसकर गले लगा लिया। बहुत अच्छा काम किया कर्नल, तुम्हारी वजह से हमारी सेना और मजबूत होगी। लेकिन सदमा यहीं खत्म नहीं हुआ। अचानक विशिष्ट अतिथि दीर्घा में बैठे विशेष बल के डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम राठौर अपनी जगह से उठे और मंच पर चढ़ गए। उन्होंने पहले से तैयार एक बड़ा फूलों का गुलदस्ता अनन्या को दिया और फिर पूरे सभागार के सामने उन्होंने उसके गाल पर हल्के से चूमा और कहा, बहुत मेहनत की प्रिय, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। प्रिय। मीरा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसका दिमाग इस वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। और फिर अंतिम प्रहार हुआ। सबसे आगे सर्वोच्च विशिष्ट अतिथि दीर्घा में बैठे एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग सज्जन अपनी जगह से उठे और संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ तालियां बजा रहे थे। वह कोई और नहीं बल्कि भारतीय सेना के सभी अधिकारियों द्वारा देवता की तरह पूजे जाने वाले किंवदंती पूर्व सेना प्रमुख जनरल अमर सिंह राठौर थे। उन्होंने अनन्या की ओर देखकर सिर हिलाया, जैसे कह रहे हों, शाबाश मेरी बहू, कर्नल, डिप्टी कमांडर की पत्नी और पूर्व सेना प्रमुख की बहू। अनन्या चौहान की असली पहचान सबसे शानदार और नाटकीय तरीके से पूरी दुनिया के सामने आ गई थी। मेजर जनरल सिंघानिया को अब सब कुछ समझ में आ गया था। उसे एहसास हुआ कि उसने एक ऐसे विशाल पर्वत को छूने की कोशिश की थी जिसे उसे कभी नहीं छूना चाहिए था। उसने अपनी पत्नी मीरा की ओर देखा, जो सदमे में पत्थर की तरह जमी हुई थी। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया था। उसने जो कुछ भी बनाया था वह सब एक पल में राख हो गया था। मंच पर जो कुछ हो रहा था वह मीरा के लिए हकीकत नहीं थी। यह एक भयानक दुःस्वप्न या किसी क्रूर नाटक का दृश्य लग रहा था। उसका दिमाग आंखों के सामने की जानकारी को संसाधित करने से इनकार कर रहा था। एक साधारण भोजनालय कर्मचारी, एक मामूली पृष्ठभूमि की लड़की जिसे उसके पैरों के नीचे अपमानित होना चाहिए था, वह अनन्या चौहान कैसे उस मंच पर खड़ी हो सकती है। उसकी आंखों में सब कुछ धीमी गति में चल रहा था। मंच पर अपने पति लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम राठौर के साथ खड़ी अनन्या का दृश्य, उसके कंधे पर लगा कर्नल का रैंक प्रतीक रोशनी में चमक रहा था और वह बहुत ही गरिमापूर्ण और सुंदर लग रही थी। विशिष्ट अतिथि दीर्घा में बैठे सभी जनरल और उनकी पत्नियां उसकी ओर सम्मान और प्रशंसा की तालियां बजा रहे थे, जो मीरा को अपने लिए उपहास और हंसी की आवाजें लग रही थीं। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मीरा अनजाने में बड़बड़ाई। उसने अपने पति मेजर जनरल सिंघानिया की ओर देखा। उसके पति का चेहरा कठोर था, न तो गुस्सा, नहीं आश्चर्य, बल्कि सब कुछ त्याग देने वाली एक गहरी निराशा। उस चेहरे को देखते ही मीरा को एहसास हो गया कि यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है। उसके दिमाग में पिछले 6 महीनों में अनन्या के साथ किए गए सभी अत्याचार एक फिल्म की तरह घूमने लगे। आखिरकार यहां हमें चाय परोस रही हो। तुम मेरे पति की सेवा करने वाली एक मामूली नौकरानी के अलावा कुछ नहीं हो। उसके द्वारा कहे गए सभी जहरीले शब्द अब एक बूमरैंग की तरह उसके ही दिल में चुभ रहे थे। उसे एहसास हुआ कि वह कितनी मूर्ख और कितनी तुच्छ थी। जिस मामूली नौकरानी को वह इतना तुच्छ समझती थी, वह वास्तव में भारतीय सेना की एक प्रमुख हस्ती और एक महान सैन्य परिवार की बहू थी। जिन क्षणों में उसने अपने पति का सहारा लेकर अनन्या को कुचलने की कोशिश की थी, वे अब एक हास्यास्पद कॉमेडी की तरह लग रहे थे। उसका पति मेजर जनरल सिंघानिया अनन्या के पति लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम राठौर से 2 रैंक नीचे था और अनन्या के ससुर जनरल अमर सिंह राठौर के सामने तो वह कुछ भी नहीं था। उसने जो कुछ भी बनाया था, एक जनरल की पत्नी का दर्जा, दूसरी मैडम्स की ईर्ष्या, उच्च वर्ग का घमंड, यह सब अनन्या चौहान की विशाल सच्चाई के सामने रेत के महल की तरह ढह रहा था। उसे लगा जैसे उसका दम घुट रहा है। उसे लग रहा था जैसे सभागार में मौजूद हर कोई उस पर हंस रहा है। वह उस जगह से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसके पैरों में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वह उठ सके।
वहीं मेजर जनरल सिंघानिया अपनी पत्नी से थोड़ी अलग भावनाओं से घिरा था। बेशक उसे भी अपनी पत्नी द्वारा की गई अक्षम्य गलती पर गहरी निराशा और आने वाले परिणामों का डर था, लेकिन साथ ही मंच पर खड़ी अनन्या चौहान को देखकर उसे 20 साल पहले की वह विशाल दीवार फिर से महसूस हो रही थी, जिसे वह कभी पार नहीं कर सका था। उसे अकादमी के दिन याद आ गए। पुरुष कैडेटों के बीच भी वह अद्वितीय थी। शारीरिक शक्ति, निशानेबाजी, रणनीति, हर चीज में वह उत्तम थी। वह हमेशा उसे हराना चाहता था, लेकिन कभी नहीं हरा पाया। वह उससे ईर्ष्या करता था और साथ ही उसका सम्मान भी करता था। और आज उसे एक बार फिर एहसास हुआ कि वह उसे क्यों कभी नहीं हरा सका। वह केवल होशियार या अच्छी लड़ाकू नहीं थी, वह एक ऐसी इंसान थी जिसमें एक सच्चे सैनिक के विश्वास और सम्मान की रक्षा के लिए खुद को सबसे निचले स्तर पर धकेलने का साहस था। वह जो स्टार्स लगाने के लिए हर तरह की राजनीति करता था और अपनी पत्नी का इस्तेमाल अपनी हैसियत दिखाने के लिए करता था, उससे वह मौलिक रूप से एक अलग स्तर की इंसान थी। उसे गहरी हार का एहसास हुआ, लेकिन अजीब तरह से वह हार उतनी कड़वी नहीं थी, बल्कि उसे एक अजीब सी मुक्ति का एहसास हो रहा था, जैसे वह लंबे समय से उसे दबाए हुए भारी हीन भावना से मुक्त हो रहा हो। अब वह पहली बार अनन्या चौहान को एक इंसान के रूप में जनसीन से स्वीकार और सम्मान कर रहा था। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा, जो सदमे में कांप रही थी। अब उसे इस सारी स्थिति को संभालना था, एक पति के रूप में और एक सैनिक के रूप में। कर्नल अनन्या चौहान के वापसी समारोह के बाद उसकी लहरें पूरे विशेष बल कमान में फैल गईं। भोजनालय कर्मचारी के रूप में गुप्त रूप से काम करने वाली ईमा की टॉपर कर्नल, पूर्व सेना प्रमुख की बहू को नौकरानी की तरह इस्तेमाल करने वाली जनरल की पत्नी। सनसनीखेज अफवाहें एक दात है के बाद एक सेना के आंतरिक नेटवर्क पर प्रकाश की गति से फैल गईं। इस अफवाह के केंद्र में मेजर जनरल सिंघानिया और मीरा सिंघानिया की जोड़ी एक पल में उपहास और निंदा का पात्र बन गई। विशेष रूप से मीरा, जिसे वह मैडम्स की महफिल में इतना महत्व देती थी, वहां से उसे पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया गया। जब वह किसी को फोन करती तो दूसरी मैडम्स व्यस्त होने का बहाना बनाकर फोन काट देती या खुलेआम उसे नजरअंदाज कर देती। कल के दोस्त आज सबसे खतरनाक दुश्मन बन गए थे और उसकी पीठ पीछे बुराई कर रहे थे। सुना, मीरा ने गलती से पूर्व सेना प्रमुख की बहू पर हाथ डाल दिया। हाँ, अपने पति के रैंक पर कितना घमंड करती थी। अच्छा हुआ सबक मिला। वह अब उस भव्य महफिल में नहीं जा सकती थी। जिस जनरल की पत्नी के दर्जे पर उसे इतना गर्व था, वह अब उसे शर्मिंदा करने वाला एक दाग बन गया था। घर से बाहर निकलना भी उसके लिए मुश्किल हो गया और वह हर दिन घर में बंद रहकर शराब में डूबी रहती थी। उसके पति मेजर जनरल सिंघानिया की स्थिति भी अलग नहीं थी। साथ ही जनरल उसकी खुलेआम निंदा तो नहीं करते थे, लेकिन उसके प्रति उनका व्यवहार स्पष्ट रूप से ठंडा हो गया था। गलियारे में मिलने पर वे केवल सिर झुकाकर अभिवादन करते थे। कोई भी पहले की तरह खुलकर बात नहीं करता था। वह अपनी इकाई में पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया था। कई दिनों तक सोचने के बाद सिंघानिया ने अंततः एक निर्णय लिया और अपने वरिष्ठ अधिकारी विशेष बल के कमांडर के पास गया। उसने कोई बहाना नहीं बनाया और अपनी सभी गलतियों को स्वीकार किया। सर, इस घटना के लिए पूरी तरह से मैं जिम्मेदार हूं। मैं अपनी पत्नी को सही शिक्षा नहीं दे सका और एक अधिकारी के रूप में अपनी गरिमा नहीं बनाए रख सका। कृपया सारी जिम्मेदारी मुझ पर डालें। उसने पहले से तैयार किया हुआ अपना पदमुक्ति और तबादले का आवेदन पत्र आगे बढ़ाया। मैं अब इस महत्वपूर्ण पद के लायक नहीं हूं। कृपया मुझे किसी पिछले इलाके के एक महत्वहीन पद पर भेज दीजिए। मैं वहां चुपचाप आत्मनिरीक्षण करते हुए एक सैनिक के रूप में अपनी अंतिम जिम्मेदारी निभाना चाहता हूं। उसका निर्णय दृढ़ था। कमांडर को उसके चुपात सामसान दाते सामसेन निर्णय पर दुख हुआ, लेकिन उसने और कोई बहस नहीं की। कुछ दिनों बाद मेजर जनरल सिंघानिया को विशेष बल की ब्रिगेड कमांडर के पद से हटाकर एक पिछले इलाके की लॉजिस्टिक्स कमांड के एक महत्वहीन पद पर भेज दिया गया। एक सैनिक के रूप में उसकी महत्वाकांक्षा और भविष्य का अंत हो गया था। यह खबर सुनकर मीरा निराश हो गई। पति का पतन उसके अपने पतन का मतलब था। उसने अपने पति को कोसा, लेकिन वह जानती थी कि यह सब उसकी अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतों के कारण हुआ है, इसलिए वह कुछ नहीं कह सकी। जिस सम्मान और पद के लिए वे इतने जुनूनी थे,
वह कितना खोखला और व्यर्थ था, यह पति पत्नी ने सबसे कठोर तरीके से सीखा था। वहीं अपनी जगह पर वापस लौटी कर्नल अनन्या चौहान रुकी नहीं। उसने अपने फील्ड अनुभव के आधार पर विशेष बल कमान की संगठनात्मक संस्कृति में सुधार के लिए एक नवाचार प्रस्ताव तैयार किया और कमांडर को रिपोर्ट किया। उसकी रिपोर्ट दफ्तर में बैठकर लिखी गई खोखली बातों का पुलिंदा नहीं थी। उसमें सबसे निचले स्तर से सीधे देखे, सुने और महसूस किए गए जीवंत यथार्थ थे। रिपोर्ट की सामग्री क्रांतिकारी थी। सैनिकों और नागरिक कर्मचारियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र समिति की स्थापना, रैंकों के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए नियमित बैठकों की अनिवार्यता, कमांडरों के परिवारों के लिए सैन्य सुविधाओं के उपयोग के नियमों को सख्त करना और उनके लिए शिष्टाचार शिक्षा कार्यक्रम शुरू करना। उसके सुधार प्रस्ताव सेना की पुरानी परंपराओं और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के खिलाफ एक सीधी चुनौती थे। कुछ रूढ़िवादी जनरलों ने इसका विरोध किया, लेकिन जनरल अमर सिंह राठौर और कमांडर के पूर्ण समर्थन से उसके अधिकांश सुधार प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए। विशेष बल कमान से शुरू होकर अनन्या शैली सुधार की हवा पूरी सेना में बहने लगी। उसने केवल मीरा को व्यक्तिगत रूप से दंडित करने के बजाय एक ऐसी स्वस्थ प्रणाली बनाने में अपनी पूरी क्षमता लगा दी जहां दूसरी या तीसरी मीरा पैदा न हो सके। इस तरह कुछ महीने बीत गए। मौसम बदला और कमान में धीरे धीरे एक नई संस्कृति विकसित होने लगी। ऑफिसर्स मेस में अब हाल ही में कमीशन हुए लेफ्टिनेंट और अनुभवी कर्नल बिना किसी झिझक के एक साथ बैठकर खाना खाते और बातें करते देखे जा सकते थे। अनन्या के साथ काम करने वाले नागरिक कर्मचारी अब अदृश्य नहीं थे। अधिकारी उनके पास जाकर पहले अभिवादन करते थे और उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद देते थे। एक दिन दोपहर में अनन्या काम से घर लौटते समय कमान के मुख्य द्वार के पास एक बगीचे में चुपचाप खरपतवार निकाल रही एक महिला को देखा। सादे और पुराने कपड़े, उसके अतीत की भव्यता का कोई निशान नहीं था। वह मीरा थी। पति के तबादले के बाद उसने बाहरी दुनिया से सारे संपर्क तोड़ दिए थे और घर में ही रहती थी, ऐसी अफवाहें थीं। अनन्या चुपचाप उसके पास गई। मीरा जी। अनन्या की आवाज सुनकर मीरा चौंक गई और सिर उठाया। वह घबराकर उठी और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। आप यहां क्या कर रही हैं? बस हवा खाने निकली थी तो देखा कि बगीचे में बहुत खरपतवार है, तो अनजाने में ही। मीरा की आवाज धीमी हो गई थी। अनन्या बिना कुछ कहे उसके बगल में बैठ गई और साथ में खरपतवार निकालने लगी। मीरा अनन्या की इस हरकत से और भी घबरा गई। कर्नल मैडम, कृपया ऐसा न करें। मैं किस मुंह से? कोई बात नहीं मीरा जी, अनन्या ने नरम आवाज में कहा। इन खरपतवारों को निकालने से ही सुंदर फूल और अच्छे से खिलेंगे, है ना? हमारी सेना भी वैसी ही है। पुरानी आदतों और पूर्वाग्रहों रूपी खरपतवारों को निकालने से ही एक स्वस्थ और मजबूत सेना बन सकती है। इस लिहाज से शायद मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। यह सुनकर मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पिछले कुछ महीनों में गहरे अकेलेपन और आत्मघृणा में बहुत कष्ट सहा था, लेकिन अनन्या, जिससे वह इतनी नफरत करती थी और जिसे उसने इतना कुचला था, वह उसे माफ कर रही थी और सांत्वना दे रही थी। अनन्या, मुझे सच में माफ कर दो। अनन्या ने चुपचाप उसके कंधे थपथपाए। जो बीत गया उसे भूल जाओ मीरा जी। महत्वपूर्ण यह है कि हम आगे कैसे जिएंगे। अनन्या उठी और मिट्टी से सने मीरा के हाथ को पकड़कर उसे उठाया। एक सैनिक का सम्मान चमकती वर्दी या ऊंचे रैंक में नहीं होता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने से कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मुझे लगता है कि अब आप भी असली सम्मान क्या है यह ढूंढ लेंगी। उस एक गर्मजोशी भरे वाक्य से मीरा के मन पर लंबे समय से जमी हुई ठंडी बर्फ पिघलने लगी। 1 साल बाद कर्नल अनन्या चौहान को उसकी उपलब्धियों और असाधारण नेतृत्व क्षमता के लिए अंततः ब्रिगेडियर के रूप में पदोन्नत किया गया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब भारत की पहली लड़ाकू इकाई से आने वाली महिला जनरल का जन्म हुआ। उसे ब्रिगेडियर के रूप में पदोन्नत होने के साथ ही सेना मुख्यालय में नवगठित सैनिक संस्कृति नवाचार केंद्र के पहले निदेशक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। उसकी शांत क्रांति अब विशेष बल से आगे बढ़कर पूरी भारतीय सेना में फैलने के लिए तैयार थी। एक दिन दोपहर में
अनन्या अचानक दिल्ली के पास एक सीमावर्ती इकाई का निरीक्षण कर रही थी। औपचारिक रिपोर्ट लेने के बजाय वह सीधे सैनिक भोजनालय की ओर गई। एक जनरल के अचानक आने से भोजनालय में मौजूद सभी सैनिक तनाव में आ गए, लेकिन अनन्या ने मुस्कुराते हुए अपनी थाली उठाई और खाना ले रहे सैनिकों के पीछे स्वाभाविक रूप से लाइन में लग गई। आज का मेनू तो बहुत अच्छा है, क्या मैं भी साथ में खा सकती हूँ? वह सबसे कम रैंक वाले सैनिकों की मेज पर गई और बिना किसी झिझक के उनके बगल में बैठ गई। शुरुआत में घबराए हुए सैनिक भी उसके सरल और गर्मजोशी भरे व्यवहार से धीरे धीरे खुलने लगे और अपनी कहानियां सुनाने लगे। प्रशिक्षण की कठिनाइयां, घर की याद और भविष्य की चिंताएं। अनन्या ने उनकी हर बात को एक बड़ी बहन की तरह, कभी कभी एक मां की तरह गंभीरता से सुना। भोजन समाप्त करने के बाद वह भोजनालय की रसोई में गई। वहां पसीना बहा रहे नागरिक कर्मचारियों और रसोइयों के हाथ पकड़कर उसने उनकी मेहनत के लिए गहरा आभार व्यक्त किया। आपकी वजह से ही हमारे सेना के जवान लड़ने की ताकत पाते हैं। आप ही वे सच्चे देशभक्त हैं जो पर्दे के पीछे रहकर देश की रक्षा करते हैं। उसकी सच्ची सराहना से रसोई कर्मचारियों की आंखें नम हो गईं। यह सारा दृश्य दूर से उसके पति लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम राठौर और ससुर जनरल अमर सिंह राठौर संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ देख रहे थे। हाँ, यह लड़की जनरल बनकर भी बिल्कुल नहीं बदली। जनरल अमर सिंह ने गर्व भरी आवाज में कहा, जी पिताजी, यही तो वह रूप है जिसके लिए मैं अनन्या से प्यार करता हूं और उसका सम्मान करता हूं। विक्रम ने अपनी पत्नी के प्रति गहरे विश्वास भरी नजरों से जवाब दिया। इकाई का निरीक्षण समाप्त करने के बाद अनन्या उनके पास आई। आप दोनों यहां कैसे? हम यह देखने आए थे कि हमारी बहू, नहीं ब्रिगेडियर जनरल, कितनी शानदार ढंग से अपना कर्तव्य निभा रही है। वे तीनों इकाई के एक शांत बेंच पर एक साथ बैठ गए। ढलते सूरज की रोशनी में तीन सैनिकों का दृश्य एक तस्वीर की तरह सुंदर था। अब शुरुआत है। अनन्या, जनरल अमर सिंह ने अपनी बहू का कंधा थपथपाते हुए कहा, असली सुधार अब शुरू होगा। यह रास्ता आसान नहीं होगा, मैं जानती हूं पिताजी, लेकिन मैं डरती नहीं हूं। अनन्या ने दृढ़ आंखों से जवाब दिया, जब तक हम सबसे निचले स्तर की आवाज सुनते रहेंगे, हम कभी रास्ता नहीं भटकेंगे। उसकी बातों में भारतीय सेना के बेहतर भविष्य के प्रति एक दृढ़ विश्वास और आशा थी। एक समय भोजनालय कर्मचारी के रूप में गुप्त रूप से काम करने वाली एक महिला जनरल की शांत क्रांति, यह केवल अन्याय को दूर करने के बारे में नहीं थी, बल्कि एक दूसरे का सम्मान करने और साथ मिलकर बढ़ने वाली एक सच्ची, मजबूत सेना के बीज बोने की एक महान यात्रा की शुरुआत थी। और आशा का वह बीज भविष्य में भी मजबूती से बढ़ता रहेगा।